नमस्कार। मैं हूं हरिकेश कुमार सिंह और राजपथ टीवी पर आज मैं एक स्पेशल लाइव करने बैठा हूं। आज ही हम चैनल के लिए इस स्थिति को भी और राजपथ टीवी जहां जहां पर है उन सब जगहों से आपको रिपोर्टर से भी रूबरू करवाएंगे और साथ में ही एक एक व्यक्ति से जोड़ेंगे उन व्यक्तियों से जो इस बात के जिम्मेदार हैं, जिनके पास इसकी जिम्मेदारी है कि देश में जो भयावह स्थिति पैदा हो सकती है ओमिक्रॉन को लेकर के वो न हो पाए। मौत और उससे मिलने वाला मोक्ष। मैं दर्शन शास्त्र की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूं उस गंभीर और भयावह बीमारी की। उसमें कोई देश अछूता नहीं। अगर कोई अछूता है तो वो अपने आंकड़ों के आधार पर हो सकता है, वास्तविकता इससे कहीं नहीं। बात मैं कर रहा हूं आपकी भौतिकतावाद, बात मैं कर रहा हूं आपके अवसरवाद की, बात मैं कर रहा हूं उन व्यक्तियों की, उन लोगों की। मैं, आप, हम सब, कोई भी व्यक्ति घूमने जा रहा है, भीड़ लगा रहा है, मार्केट घूम रहा है, बाजार में जा रहा है, बिना मास्क लगाए जा रहा है, जैसे कोई खतरा ही ना हो। सैनिटाइजर का तो मुझे पता है या नहीं हो रहा है। मॉल में जाइए, केवल एक गन लिए रहते हैं, टेम्परेचर गन, जिससे आपको डिटेक्ट किया जाता है कि आपके पास टेम्परेचर है भी या नहीं। आप कोशिश करिए कि उसके आगे केवल हाथ रखकर आगे बढ़ जाइए। आपको डिटेक्ट किया या नहीं किया ये उसे खुद नहीं पता है कि कोई प्रवेश कर पाए। फिर भी एक नहीं, 100 नहीं, हजार हजार की संख्या में 2-3 महीने उसको लेकर के भी किसी पार्टी को, किसी भी दल को कोई चिंता नहीं। मंत्री हो, वो प्रदेश के कांग्रेस, सपा हो, बसपा हो, कोई पार्टी हो, तो कोई भी किसी एक व्यक्ति अपने आधार पर निभा ले, खुद को बचा ले। क्या करने के लिए मैं आज उपस्थित हुआ हूं और हमारे साथ जो जुड़ने वाले लोग हैं एक साथ जुड़ता जाऊंगा। इस समय भारतीय जनता पार्टी के जिनसे हमारा जुड़ा हुआ संपर्क है वो है अश्विनी जी, और इसके बाद फिर कांग्रेस के आएंगे अंशु अवस्थी जी, उसके बाद टीएमसी के हैं उत्तर प्रदेश के जो प्रवक्ता नीरज राय जी, और तो मैं शुरुआत करता हूं। चलिए, आप तक आवाज पहुंच रही। नमस्कार सर। अश्विनी जी, आवाज आपकी आ रही है लेकिन थोड़ी सी कट के आ रही है। हमको लग रहा है कुछ सिग्नल में समस्या है। जी जी जी, सवाल एक बार दोहरा दें। बेसिकली मैंने जो टारगेट है वो परिस्थितियों को लेकर पूरे विश्व में कोरोना और नए वेरिएंट ओमिक्रॉन की समस्या खड़ी हुई है। अमेरिका 10 लाख एक दिन में देना शुरू कर चुका है। आप अगर लंदन की बात करें, यानी यूके की बात करें, फ्रांस की बात करें, जर्मनी की बात करें, तो पूरा का पूरा यूरोप इस समय रहमान कर रहा है। भारत की ओर ओमिक्रॉन का दस्तक शुरू हो गया है। इन परिस्थितियों में सही मायने में लोगों को क्या करना चाहिए, पहले तो यही बता दीजिए। सिंह साहब, देखिए, ये भयावह स्थितियां हम लोग 2 साल से अपने जीवन के साथ लेकर चल रहे हैं। हिंदुस्तान नहीं, पूरा वैश्विक ये चल रहा है। उसमें ये नया वेरिएंट ओमिक्रॉन आया है। इसका एक बहुत ही बुरा पक्ष है और एक अच्छा पक्ष भी है, जो कि ये हम लोग कोई इसके विद्वान नहीं है, लेकिन जो विद्वान लोग कह रहे हैं, पूरे देश में स्पेशलिस्ट लोग बता रहे हैं कि कुछ लोगों का कहना है कि ओमिक्रॉन जो है हिंदुस्तान के लिए वरदान साबित हो सकता है। इसका असर उस डेल्टा की तरह नहीं है जो डेल्टा का असर था। लोग हॉस्पिटल में जा रहे हैं तो हॉस्पिटल में वो चीजें नहीं हो रही हैं। कुछ डॉक्टर्स का ये भी कहना है कि हम जो ओमिक्रॉन के लोग आए थे, हम लोगों ने कुछ नहीं दिया उनको, इवन मल्टीविटामिन नहीं दिया, और उसकी आगे की दवाइयों की तो बात ही छोड़ दीजिए। लेकिन लोग 4 से 5 दिन का ये एक क्रम है जो कि वायरल फीवर की तरह है, इसको हम लोग ठीक करते। ये हमारे हिंदुस्तान के लिए और विश्व के लिए भी ये अच्छा संदेश है, क्योंकि इस ओमिक्रॉन की शुरुआत साउथ अफ्रीका से हुई थी। और सिंह साहब, जैसा कि सुनने में आया है कि साउथ अफ्रीका से जहां से इसकी शुरुआत हुई, वहां पर ये समय जो है निम्नवत स्तर पर आ चुका है। ये तो हम लोग इसको मानेंगे। लेकिन अब आपने जिम्मेदारियों की बात कही, तो हिंदुस्तान ने 3 साल में, जो तीसरा साल चल रहा है, इसमें अपने आप को बहुत ज्यादा बेहतर तरीके से यहाँ की सरकारों ने, केंद्र सरकार ने, यहाँ की राज्य सरकारों ने अपने आप को बेहतर किया है और बेहतर व्यवस्थाएं बनाई हैं, हर प्रदेश में बनाई हैं। आज के दिन में ये देखना है
कि जितनी ज्यादा जिम्मेदारी सरकारों की है, उससे कहीं ज्यादा जिम्मेदारी हमारी और आपकी व्यक्तिगत एक आम आदमी की है। अगर सरकार ये कह रही है, आपको घोषित कर रही है कि आप मास्क लगाइए, थोड़ा दूरी रखिए, बाजार में मत जाइए, तो उसका पालन करना भी हमारा कर्तव्य है और हमको ये करना चाहिए, जिससे हम सरकार की बात भी मान लें और अपने आप को उससे सुरक्षित भी रख पाएं। तो ये दोनों के तरफ का है। अंततः ऐसा ना आए कि आपको अस्पताल में एडमिट ही होना पड़े, वो बहुत ही प्रॉब्लम की स्थिति आ जाएगी। आज देश में हम लोग बेहतर चीजों को कर ले गए हैं। देखिए, लगभग हर अस्पताल में इस समय जो ऑक्सीजन, जो पिछले बार थोड़ी दिक्कत हुई थी, ऑक्सीजन की कमी पूरी कर ली गई है। हर जगह बेड की व्यवस्था कर ली गई है, वेंटिलेटर्स भी है, लेकिन मुझे नहीं लग रहा है कि अभी तक किसी को ऑक्सीजन पर जाने की जरूरत पड़ रही है, या एक दो अपवाद तो ऐसे ही होते हैं। हो सकता है कि ये बीमारी हम लोग थोड़ा सा अगर एक सामाजिक संरचना में बदलाव करें और अपने आप में सुधार ले आए, तो हम लोग इसमें जल्दी से जल्दी विजय भी प्राप्त कर सकते हैं और इसको एक जैसे नजला जुकाम और खांसी सर्दी होती थी आज के 3 साल पहले, उसी रूप में पाएं। जी सिंह साहब। थोड़ा नेटवर्क इशू हो रहा है, नेटवर्क इशू हो रहा है सुनिए। और मुद्दा ये है ना सर, मुद्दा ये है कि बेहतर किया सरकारों ने, ये अच्छी बात है, बेहतर कर रही है सरकारें, ये भी अच्छी बात है। समस्या ये है कि अगर ओमिक्रॉन अपने सही मायने में जो मारक क्षमता रखता है, जिस लेवल पर, जिस तरीके से बीमार कर रहा है, वो संख्या अमेरिका में 10 लाख पहुंच गई है, यूके में 2-2 लाख पहुंच रही है, फ्रांस में 1.5 लाख पौने 2 लाख पर डे आ रहे हैं। यानी अगर आप उस तरीके से ध्यान दें तो 18-18 लाख ऑल ओवर वर्ल्ड हो रहे हैं, विश्व में। अभी भारत में बढ़ना शुरू हुआ, आप स्पीड देखिए तो पिछले 3 दिनों में डेली 10-10 हजार बढ़े, यानी 6,000 आ रहे थे और आज की डेट में 40,000 पहुंच चुके। ये चिंता का विषय है अथवा नहीं? अवश्य चिंता का विषय। अगर हम इसको देखिए, मैंने पहले भी कहा, अभी भी कह रहा हूं, इसका बढ़ना चिंता का विषय है। क्यों बढ़ रहा है? तो अगर हम सामाजिक संरचना को ठीक कर ले जाएं तो बढ़ने में हम सरकार की मदद और अपनी मदद, सरकार की छोड़िए, अपनी मदद कर सकते हैं एक आम नागरिक की तरह। ये चिंता का विषय है इतना बढ़ना। लेकिन जो एक दूसरी चिंता की विषय, जो मैंने पहले कहा कि अभी भी जो यहाँ के डॉक्टर्स बता रहे हैं कि ये उतना घातक नहीं है जितना कि डेल्टा था, तो ये हमारे लिए अच्छा है। तो इसको, अगर ये अच्छी चीज है तो इसको हमें लेकर चलना चाहिए और सरकार के हर उस कदम में हमको सहयोगी बनना चाहिए जिससे कि ये पूरे देश में और बढ़ने से रुके। बाजारों में हमको भीड़ कम करनी चाहिए, मास्क लगाना चाहिए, अपनी चीजों पर नियंत्रण रखकर हम चलिए। 4 दिन की बजाय जो है कर्फ्यू लगने का अंदेशा हो रहा है, तो कर्फ्यू लगने के पहले हम अपना सामान खरीद के रख लें और बाहर न निकले तो कर्फ्यू लगेगा ही नहीं। तो ये चीजें हम, मेरा सिर्फ यही कहना है, ये चिंता का विषय है, ये सरकारों के लिए, देश के लिए और आम जनता के लिए, लेकिन इस चिंता को दूर किया जा सकता है। जी, मैं यही आपसे कह रहा हूं सर, चिंता का विषय है पर चिंता दिख नहीं रही। और हमारे साथ इस समय 2 और महत्वपूर्ण लोग जुड़ गए हैं। राहुल सिंह शेखावत है, वरिष्ठ पत्रकार हैं और इस समय वो न्यूज फ्रंट, न्यूज लाइव के माध्यम से जुड़े हुए हैं। और राहुल सिंह शेखावत इस समय देहरादून में एक्टिव है, उनसे भी बात करेंगे। और नीरज राय जी हैं टीएमसी के, जो स्टेट प्रभार के रूप में देखते हैं, स्टेट प्रेसिडेंट, तो वो भी हमारे साथ जुड़े हैं। मैं यहाँ पर जो समस्या खड़ी करना चाह रहा हूं या जो बात उठा रहा हूं, वो बात महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि चुनावी मोड में जो हमारा पूरा देश घुसा हुआ है, 5 प्रदेशों के जो चुनाव हैं और जो सारी पार्टियां, सारे दल, मैं किसी एक दल की बात ही नहीं करता हूं, वो चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे सपा हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बसपा हो, कोई भी पार्टी हो, यहां तक कि आम आदमी पार्टी भी, ये सबके सब। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आज ही केजरीवाल जी पॉजिटिव आ गए हैं, राहुल सुप्रियो वो भी पॉजिटिव है, मनोज तिवारी वो भी पॉजिटिव है, प्रियंका गांधी अपने आप को आइसोलेट कर लेती हैं। तमाम ऐसी जगहें हैं पूरे उत्तर प्रदेश में जहां पर रैलियां लगातार पिछले 5 दिनों में आप देखें तो जबरदस्त तरीके से की गई। उसमें न नरेंद्र मोदी जी अछूते हैं, न प्रियंका गांधी अछूती हैं, न आपके योगी आदित्यनाथ अछूते हैं। मतलब कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो इस बात को, खुद अखिलेश यादव जितनी बड़ी बड़ी रैलियां कर रहे हैं और जितने लोग वहां इकट्ठे हो,
अगर चिंता का विषय है तो ये चिंता की लकीरें क्या इन राजनेताओं के चेहरे पर, माथे पर कहीं दिख रही हैं? मैं नीरज दयाल जी से ये चाहूंगा कि थोड़ा वक्तव्य अपना दें, क्योंकि किसी पार्टी एजेंडे में बात नहीं करना जी। देखिए, बात यह है सिंह साहब कि अभी अश्विनी भाई साहब बोल रहे थे कि ये पिछला भी बता रहे थे कि कोरोना का है। अभी मैंने ये भी सुना इनका कि ये बोल रहे थे कि यहाँ से अफ्रीका से उठा था, वहां पे न्यूनतम से न्यूनतम स्तर पे आ गया है। देखिए, बात ये नहीं कि वहां पे न्यूनतम स्तर पे आ गया है, यह भी देखना है कि अगर देखा जाए यूके में भी देखा जाए तो एक एक दिन में 90-90 हजार निकला है, और अपने देश में भी आप देखिए 40,000 का रेशियो आ गया। उधर जितने बड़े नेता हैं, अरविंद केजरीवाल से लेकर मनोज तिवारी तक, बिहार में जीतन राम मांझी से लेकर अखिलेश यादव तक, सभी लोग इससे संक्रमित पाए जा रहे हैं। जो डॉक्टर कह रहे हैं कि उतना खतरनाक नहीं है, डॉक्टर देखिए जो भी चीजें हैं, डॉक्टर खतरनाक नहीं है ये कह ही नहीं रहे हैं, इस पे तो हो रहा है, इतना तेज गति से बढ़ रहा है। आपने देखा था कि सरकारों की जो बात कर रहे थे अश्विनी भाई साहब, इनकी ही बात पे मैं बात करना चाह रहा हूं। पहली बार जब हमारे देश में आया था मात्र 500 ही जब आंकड़े थे तो पूरे देश में लॉकडाउन लगा दिया गया था। जनता अपने हिसाब से उससे निपटती रही। दूसरे जब आया हमारे यहाँ, दूसरा जब फेस आया था उसमें हमारे जानकारों ने बोला था कि वेंटिलेटर और ऑक्सीजन की सबसे ज्यादा जरूरत पड़ सकती है। उस समय हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने टोटल अपने हाथ में पूरी जिम्मेदारी ले लिया था कि इसका पूरा देख रख रखाव मैं करूंगा। जब बद से बदतर स्थिति होने लगी, तब राज्यों के ऊपर प्रभाव डाला जाने लगा। अब यहां पर यह नहीं है कि जब जनता खुद ही इससे लड़कर बाहर आ गई। आपने देखा ना गंगा में बहती लाशों को, आपने देखा कि बंगाल के दौरान चुनाव में रैलियों को, आपने देखा कि मध्य प्रदेश में विधायक खरीदारी शुरू थी, आपने देखा देश के अंदर तमाम कोई ऐसा प्रदेश नहीं रहा जहां की स्थिति अव्यवस्थित नहीं हुई। अब पीछे को हम हटाते हैं, वर्तमान परिस्थिति में आते हैं। जब तीसरा फेस आया है तो इसके लिए क्या तैयारी होनी चाहिए, क्या क्या हमारे लिए सुरक्षा के और बचाव के हमारे कारण हैं, क्या उपाय है, ये सब चीजें जनता को बताना जरूरी है, न कि राजनीतिक दलों के द्वारा रैलियां किए जाना। अभी 3 दिन पहले की रैली है, पद यात्रा हुआ था बरेली में, हमारे देश के गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी की रैली थी। उस मंच पर, उस रैली के जो चल रहा था, रथ चल रहा था, उस रथ पे प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के स्वतंत्र देव सिंह भी थे, धर्मेंद्र प्रधान जी भी थे और अमित शाह जी भी थे। तीनों में किसी के चेहरे पे नका वो क्या कहते हैं फेस, वो मास्क नहीं था। जनता लाखों की संख्या में थी वहां पर, लेकिन किसी के चेहरे पे मास्क नहीं था। तो हमारा देश संविधान से चलता है, कानून से चलता है, तो सरकारों का पहले नैतिक कर्तव्य होता है, सरकार किसी की भी हो, हमारी बंगाल की सरकार हो, देश में भाजपा की सरकार हो, विभिन्न प्रदेशों में अन्य दलों की सरकार हो, नैतिक जिम्मेदारी सरकार की बनती है। उपदेश वही कारगर होता है जो आचरण के द्वारा व्यक्त किया जाए, न कि जनता के जान से खेलने का काम किया जाए। अगर इससे पहले कि जवाब अश्विनी जी आपको दे, मैं एक लाइन जरूर उठाऊंगा, क्योंकि जिस समय इलेक्शन बंगाल में भी चल रहे थे उस समय भी कोरोना का खतरा बढ़ रहा था। नरेंद्र मोदी जी बिल्कुल नहीं मान रहे थे, वहां पर लगातार रैलियां हो रही, लेकिन एक बात और आ रही थी कि ममता बनर्जी जी भी अपनी रैलियों में उतनी ही व्यस्त थी जितना कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो कहने का अधिकार तब होता है जब आप इस तरीके का अपना स्टेप उठाते हैं, जब आप खुद भी उठाते हैं। देखिए मैं बता रहा हूं सिंह साहब, देखिए वहां पर हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी रैली कर रहे तो भारत के प्रधानमंत्री थे, न कि किसी प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। कोरोना का अनुपालन के लिए एक बार नहीं, तमाम चैनलों पे टीवी डिबेट उठाकर देख लीजिए, ममता दीदी का जो स्टेटमेंट आता है, कोविड के अनुपालन के लिए ही उन्होंने बोला था कि इसके तहत चुनाव होने चाहिए। 5वां चरण होने के बाद हमने 6ठे चरण को और सबको एक साथ कराने का भी आग्रह किया था, तो सभी चैनलों पे निकला था। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता और स्वपन दास जी उनके यहां से बोलते थे कि छोटे छोटे दलों को और जो निर्दल प्रत्याशी हैं उनको इससे कठिनाई हो सकती है एक साथ चुनाव कराने में। अगर देश के प्रधानमंत्री ही ताबड़तोड़ रैली कर रहे हैं, कोविड नियमों का अनुपालन नहीं कर रहे हैं, तो उनका अनुसरण तो करके हम चुनाव प्रचार करेंगे ही ना, कि नहीं करेंगे? पहले तो बड़े को आदर्श दिखाना चाहिए कि भाई देश के प्रधानमंत्री हैं, उसको बंद कर दें। आप देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में पिछले 1 महीना में भारतीय जनता पार्टी की 10 से 20 बड़ी बड़ी रैलियां चल रही हैं। क्या उन रैलियों में लोग नहीं जा रहे हैं?
लोगों को नहीं ले जाया जा रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है यहाँ पर, तो सरकार उस चीज का अनुपालन करे। बंगाल चुनाव का हश्र देखा ना आपने कि चुनाव आयोग को, सुप्रीम हाई कोर्ट मद्रास को कहना पड़ा कि क्यों ना आपके ऊपर हत्या का मुकदमा चलाया जाए। अब देखिए इस पर रोक लगानी चाहिए। मैं यहाँ पर किसी सरकार का पक्ष नहीं लेने की बात करूंगा, ना अपनी पार्टी का पक्ष लूंगा, यहाँ पर मैं जनता की बात करूंगा। जी नीरज, बात जनता की ही हो रही है और बात जनता के लिए होनी भी चाहिए, लेकिन जो ठीकरा फोड़ने का काम चल रहा है ना, मैं सुनील जी के पास जा रहा हूं क्योंकि वो कुछ कहना भी चाह रहे हैं, बात सही भी है, क्योंकि जब सारे आरोप भाजपा पे ही जाएंगे तो भाजपा को भी तो कुछ कहने का हक है ना। जी बोलिए सुनील। देखिए सिंह साहब, नीरज भाई जो है बड़े प्रखर प्रवक्ता हैं और अपने पार्टी का इन्होंने बड़े मजबूती से पक्ष रखा है, लेकिन ये भूल गए, ये नैतिकता का पाठ, आपने थोड़ा सा आईना दिखाया इनको, नैतिकता का पाठ आज भारतीय जनता पार्टी को ये पढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी देश के प्रधानमंत्री हैं। खैर ममता दीदी भी एक प्रदेश की मुख्यमंत्री थी, उन्हीं को नजीर पेश कर देना चाहिए था। बंगाल उनका है, वो कहती है ना कि बंगाल हमारा है और हम बंगाल के हैं, उनको नजीर पेश करना चाहिए। नजीर पेश किया गया था, तभी बोला गया था कि छठा चरण के बाद सब चुनाव एक साथ हो जाए, नजीर ही पेश किया गया था। सोनी भैया रुक जाइए, ये देखिए अभी आ रहा हूं, सारा जवाब आपको मिल जाएगा। आप देखिए विरोध करेंगे इसमें, चूंकि हम लोग डिजिटली जुड़े हैं नीरज भाई, तो एक दूसरे की आवाज ओवरलैप होगी, आएगी नहीं, एक एक करके बोला जाए। तो मेरा ये कहना है कि आप जैसे ममता जी को एक वहां पर ये कहने के बजाय कि सभी चरणों को मिला दिया जाए, अपनी रैली वो बंद कर देती। जैसे कांग्रेस को लगा कि हम हार जाएंगे, हमको सपोर्ट करना चाहिए टीएमसी को, कांग्रेस ने रैली बंद कर दी और उस नैतिकता का हमने रैली बंद कर दी, तो आप भी रैली बंद कर देते। हम जो है हम अगर माननीय प्रधानमंत्री जी या कोई भी भारतीय जनता पार्टी का नेता ये कहता अरे यार ये तुम उन्होंने रैली बंद कर दिया, चलो अच्छा है हम लोग भी रैली बंद कर दें, क्योंकि हिंदुस्तान में पहला डिजिटल वर्चुअल रैली करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने शुरू किया था, हम फिर उसको आगे बढ़ा लेते। दूसरी बात मैं आता हूं नीरज भाई, आपके जवाब में आपने स्पष्ट रूप से कहा कि देखा आपने कि किस तरीके से वहां के चुनाव के बाद विस्फोट हुआ था। मैं आपसे कहना चाहता हूं, आज जिस पर हम बहस कर रहे हैं उस घड़ी उत्तर प्रदेश में चुनाव है, उत्तर प्रदेश में रैली हो रही है, कलकत्ता में और बंगाल में रैली नहीं हो रही है, और मरीजों की संख्या मिला लीजिए, कौन सा रैली और कौन सा रैला वहां हो रहा है और यहाँ दोनों में आप तुलनात्मक अध्ययन करिए, फिर भी आप पाएंगे कि कलकत्ता और इस समय पूरे हिंदुस्तान में दिल्ली, मुंबई, केरल और पश्चिम बंगाल सबसे ज्यादा मरीज आ रहे हैं। तो आपको देखिए, आप यहाँ हम लोग राजनीतिक बहस ना करें, आरोप प्रत्यारोप ना करें, ये देश हमारा है, सिर्फ प्रदेश नहीं है, फेडरल व्यवस्था में पूरा देश एक है और इसके लिए सबको एक साथ फिर मिलकर काम करना चाहिए। आपने गंगा में लाशें बहवा दी, आप लोगों के सपोर्ट से जो है यूपीओ में आप भी हैं, पता नहीं अब तो हट गए, आप बड़े नेता आप ममता दीदी हो गई हैं, आपने राजस्थान की बात क्यों नहीं की? इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में केरल सबसे बेहतर राज्य है, आपने वहां की बात क्यों नहीं की? कितनी मौतें हुई? उत्तर प्रदेश सबसे नीचे है, उत्तर प्रदेश सबसे नीचे है, इस पर उत्तर प्रदेश सबसे नीचे है, इस पर तो बात करिए ना। अरे मैं आ रहा हूं प्रभु, मैंने उत्तर प्रदेश में चुनाव है, अरे नीरज भाई आप नीरज भाई अरे किसी दिन ये जवाब थोड़ी देर बाद भी आप दे सकते हैं ना, बीच बीच में या तो फिर उचित नहीं है। या मैं मेरा खत्म हो जाने दीजिए, मैं शांत हो जाता हूं, आपके मन में जितना हो बोल दीजिए, उसके बाद फिर मैं सुन लूंगा, फिर मैं बोलूंगा। तो मेरे भाई थोड़ा सा एक वो किया जाए। उत्तर प्रदेश बहुत नीचे है, मैं मानता हूं, लेकिन आज वही उत्तर प्रदेश पीपीई किट में सबसे ऊपर है, एक्सपोर्ट हो रहा है उत्तर प्रदेश से। आप उत्तर प्रदेश से जो है आप क्या क्या कहां जाएंगे? आज हम उत्तर प्रदेश में जो सुविधाएं माननीय योगी जी ने दे दिया ना, उत्तर प्रदेश ने कभी सोचा नहीं था कि हम किस तरीके से कोरोना से उबर कर और इस बेहतर स्थिति में WHO से लेकर नीति आयोग, आरबीआई सबने योगी मॉडल की प्रशंसा की है कि किस तरीके से कोरोना में योगी जी ने बेहतर काम किया था। और ये आप लोगों के कहने से थोड़ा ही होता है, आप निकलिए जरा प्रदेश से बाहर 5% वोट पाकर दिखाइए, उसके बाद कहिए कि कहां कैसे व्यवस्था होती है। एक कलकत्ता में कर लेने से नहीं होता है कि आप बंगाल में कर ली और बहन जी जो है बहुत आगे हो गई, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, रुकिए नीरज जी रुकिएगा, कुछ लाइन मेरी भी है, उसको मैं बोल लेता हूँ जरा, उसके बाद फिर बात करता हूँ। राहुल, मैं तुम्हारे पास आ रहा हूँ। हम दोनों ये बात जान रहे हैं, इनका जवाब तो दे लेने दीजिए।
जब आपको दे लेने दीजिए, लेट हो जाएगा ना। नहीं, बस तुरंत आ रहा हूं मैं आपके पास। सिंपल एक लाइन मैं राहुल से पूछ रहा हूं कि दोनों बहस तुमने सुन ली है और बहुत स्पष्ट तरीके से जो बात आ रही है वो यही है कि दोनों लोग आपस में एक दूसरे के ऊपर ठीकरा फिलहाल बोल रहे हैं। अभी और पार्टियां जो जुड़ेंगी वो भी यही काम करें। हमें मालूम है कि उत्तर प्रदेश में क्या हालात हुए थे अप्रैल में। हम सब जानते हैं कि कितने मित्र खोए हमें, कितने पारिवारिक रिश्ते खोए हमें। बावजूद इसके संसद भवन में बैठकर ये बोला जाता है कि वहां पर ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं थी। ये योगी आदित्यनाथ जी भी बोल रहे थे कि ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं। और जो ऑक्सीजन की ढुलाई हुई वो हमने और आप दोनों ने खूब बखूबी देखा था, चाहे वो मीडिया के माध्यम से देखा हो, चाहे जिस भी माध्यम से देखा हो, भरपूर देखा था। ऑक्सीजन के लिए परेशान होते थे, हम दोनों एक दूसरे को देखते थे और एक दूसरे को मैसेज भी किए हुए थे कि भाई इस हॉस्पिटल में अगर ऑक्सीजन मिल जाए तो वहां एडमिट करा दो मेरे बंदे को, क्योंकि उसकी मौत निश्चित दिख रही है, बहुत नजदीक दिख रही है। संख्या गिनाने की जरूरत नहीं है, अपने मित्रों को याद करने की जरूरत है। हम चिंता की बात कर रहे हैं, बहस की तो मैं बात ही नहीं कर रहा, यहां डिबेट में कर ही नहीं रहा, मैं सिर्फ चिंता की बात कर रहा हूं। राहुल अपना स्टैंड बोलो। देखिए दिक्कत क्या है कि पॉलिटिकल पार्टीज की प्रॉब्लम के इनका मैंडेट संविधान में चाहे जो लिखा हो, जनप्रतिनिधित्व जो अधिनियम उसमें जो लिखा हुआ, लेकिन आज की तारीख में जो मैंडेट है वो मैंडेट ये है कि अपनी पार्टी के, अपनी सरकार के काले को भी हरा बोलना है, उसको अच्छा बोलना है, और जो काला है वो तो काला ही है, काले पे कह देंगे जांच करेंगे। देखिए बेसिकली शर्मिंदगी का विषय है। सवाल ये है कि अगर कोरोना एक महामारी है, सब जानते हैं, हम चारों जो बैठे हैं, मुझे लगता है कोई शायद न हम में से चारों में से कोई ऐसा नहीं होगा जिसके या तो कोई घर से नहीं गुजरा होगा पिछली सेकंड वेव में, या कोई परिचित नहीं रहा होगा, गांव का नहीं होगा, शहर का नहीं होगा, मोहल्ले का नहीं होगा, पड़ोस का नहीं होगा। मेरे ख्याल सब ने ये चीज, ये पूरी जो त्रासदी थी उसको बहुत नजदीक देखा। अब सवाल ये उठता है कि राजनीतिक दलों का आचरण क्या हो, ये कैसे क्यों। अब ये बेशर्माई कहूंगा मैं तो, हालांकि दोनों भाई लोगों को हमारे इनको बुरा लगेगा। अब आज जब ये डिफेंड करें कि हमने ये किया, हमने वो किया, वो ऐसा कर रहे हैं, वो ऐसा, देखिए सिंपल सी बात ये है, जिसको कोरोना चिपकेगा जान उसकी जा सकती है, ना वो राष्ट्रवाद देखेगा ना वो सेकुलरिज्म देखेगा। आप दोनों लोग डिफेंड किस चीज पे कर रहे हो। पश्चिम बंगाल में भी लोग मरे हैं, उत्तर प्रदेश के रामराज्य में लोग मरे हैं, राजस्थान में भी लोग मरे हैं, उत्तराखंड में भी लोग मरे हैं। आप जिन पीपी किट के दावे कर रहे हो ना, अंदर की हकीकत हम ये मतलब ये उसका विषय है भाई। कल तक अगर आपको हर केस याद हो तो ये तुर्रा दिया जाता था कि साहब मृत्यु दर बहुत कम है। ये दोनों भाई से मैं सवाल पूछ रहा हूं, एक घर में हस्बैंड वाइफ, उसके 2 बच्चे हैं या 1 बच्चा है, बच्चा मर गया तो उसके परिवार के लिए 100% मृत्यु दर है। किसी का पिता मर गया तो उसके लिए 100% मृत्यु दर है। किसी की अगर लेडी मतलब मां चली गई तो दर है। तो सर तर्क का जो दौर है, सवाल ये है कि कोरोना से कैसे निपटा जाए, उसके साथ लेकिन जीना तो पड़ेगा। मेरे व्यक्तिगत विचारधारा ये है, चुनाव हर केस आएंगे, चुनाव जाएंगे, संवैधानिक बाध्यता है इलेक्शन कमीशन की, क्योंकि मैं थोड़ा बहुत कानून पढ़ा हुआ आदमी हूं। इलेक्शन अगर ड्यू है तो वो कराने पड़ेंगे, लेकिन कैसे कराएं, इस पे आचरण सबसे पहले जो तय करना होगा राजनीतिक दलों करना पड़ेगा, और खास तो सत्ताधारी जो दल है। अब ये नाइट कर्फ्यू आप लगा रहे हो, ये किसके लिए लगा रहे हो। कल हो सकता है दिन में कर्फ्यू लगाना पड़े, ये बंदी से करने पड़े। ये बंदी से किसके लिए होती है, ये बंदी से विपक्ष वालों के लिए होती हैं, ये बंदितें सत्ताधारी के लिए नहीं होती हैं। तो इसलिए जिम्मेदारी के साथ चलना पड़ेगा। कोरोना ने हैसियत सरकारों को, राजनीतिक दलों को दिखा दी है। आपके विकास के जो तमाम मॉडल है ना, ये अपने गृहवान में दोनों भाई लोग झांकिए, आपकी पार्टी झांके, नरेंद्र मोदी अपने गृहवान में जाके, योगी आदित्यनाथ झांके, ममता दीदी झांके, अशोक गहलोत झांके, जो तमाम जो पार्टी के मुख्यमंत्री हैं, ये लोग जो मरे थे ना, बद इंतजामी से ज्यादा लोग मरे हैं। राहुल आज भी मैं ये बात कह रहा हूं, आज भी ये बात कह रहा हूं, बद इंतजामी से ज्यादा मरे हैं। हरिकेश में अपनी बात पूरी करूंगा, मुझे लीव भी करना पड़ेगा, मुझे 5 बजे मेरा शो है। सवाल ये उठता है कि बहस सेकंड वेव में किस चीज पे आ गई थी। केरला का मॉडल साहब करे, साहब केरला को तो बात ही नहीं करनी है। वो अलग बात है कि बाद में केस बढ़े, क्यों बढ़े, अलग विषय हो सकता है। राजस्थान का जिक्र आया, राजस्थान का सरकारी सिस्टम, अगर पूरी हिंदी बेल्ट में आप बात करोगे, मैं इसलिए कह रहा हूं कांग्रेस की सरकार है, कांग्रेस सरकार और जगह भी है, सरकारी सिस्टम, सरकारी अस्पताल, किसी भी हिंदी पूरी बेल्ट की बात, पूरे हिंदी बेल्ट की बात कर रहा हूं, एक बेहतर इंतजाम थे वहां पे। और मेरा अपना अनुभव यह रहा है कि जिस किसी भी राज्य में अनुभवी मुख्यमंत्री है, अश्विनी जी की पार्टी के मुख्यमंत्री शिवराज चौहान है,
सारे मुख्यमंत्रियों में आपके तुलनात्मक रूप से बेहतर कर पाए, क्योंकि पीपल कनेक्ट उनका सीधा रहा है, बहुत लंबे मुख्यमंत्री रहे हैं। और चूंकि बीजेपी में इनका ठीक है संगठन काम करता है, लेकिन उनके करेक्शन थे, इसलिए तुलनात्मक रूप से किसी भी बीजेपी के मुकाबले बेहतर कर पाए। ओवरऑल आप बात करोगे, अशोक गहलोत तुलनात्मक रूप से बेहतर कर पाए हैं। राष्ट्रीय चिंता का विषय भाई, चुनाव तो चुनाव होने भी चाहिए। अब कोरोना के नाम पर घर में नहीं बैठ सकते क्योंकि आपने लॉकडाउन कर दिया, लोग महंगे हो गए। जिसको आपने मुखबिरों को निकम्मेपन का स्मारक बताया था, उसके दम पे लोगों ने रोटी खाई है। आपके पास मैकेनिज्म सिवाय बकैती के अलावा, मैं किसी पार्टी विशेष की बात नहीं कर रहा हूं, कहीं तो गंभीरता आनी चाहिए। कोरोना ने बता दिया आपके तमाम जो मॉडल हैं, चाहे वो नागपुर का मॉडल, चाहे वो 10 जनपद का मॉडल हो। जो मुख्यमंत्री में शब्द इस्तेमाल, मेरी बात को गौर से सुनिए, जो मुख्यमंत्री किसी भी राज्य का अनुभवी था, थोड़ा संवेदनशील था, वहां पे हालात तुलनात्मक रूप से बेहतर रहे हैं। आपके सारे मॉडल हवा हवाई है। जितने भी, और आजाद हिंदुस्तान की मैं एक बात कहकर छोड़ूंगा, आजाद हिंदुस्तान की सबसे बड़ी लूट, कभी अगर बैठ के अगर आप कभी ये चीजें सामने आई ना, सबसे बड़ी लूट ये कोरोना के नाम पे हुई है। जैसे मैं मजाक करता हूं ना, जब पौधारोपण, जब बरसात आती पौधारोपण होता है, जितने पौधे आज तक लग गए उतने पौधे मेरे ख्याल से अब तक तो कई जगह पैर रखने के लिए मिलनी चाहिए थी। और इस कोरोना टाइम में जितनी खरीदारी आपने कर दी अलग अलग सरकारों ने, तो मेरे ख्याल से रामराज, मतलब स्वास्थ्य, मुझे लग रहा है कि जो धनवंतरी है हमारे, उनका विलास ये कर देंगे। बहुत सारी चीजें हैं। हरिकेश भाई, संवेदनशीलता की जरूरत है, और संवेदनशील राजनीतिक दलों को बनना पड़ेगा। आचरण अपीलिंग आप लोगों, ये वो देश है जहां लाल बहादुर शास्त्री के एक आह्वान पर लोगों ने व्रत रखा था, एक टाइम खाना खाया था। ये वही देश है जहां नरेंद्र मोदी के आह्वान पर लोगों ने घंटी बजाई। कोई घंटी बजाने से कोरोना नहीं भागा, सारे आंखें सामने, लेकिन नरेंद्र मोदी पे लोगों को विश्वास था। हिंदुस्तान ऐसे ही, इसका मैं इसलिए एग्जांपल तो दे रहा हूं, आचरण पे लोग, आप लोगों का आचरण और आप लोगों की अपील काम करती है। इस अपील को आप सकारात्मकता के लिए, उसका ताकत का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर हाँ एक दूसरे कपड़े फाड़ने, वो अलग बात है कि आपने, आपके यहाँ कम मरे, मतलब आप देखो ना हम किस देश में रह रहे हैं, कितने संवेदनशील लोग हैं। हम बहस क्या कर रहे हैं कि साहब वहां कम लोग मरे, नहीं साहब वहां ज्यादा मरे। वो तो शुक्र करो, अगर आपको एक हरिकेश आपको याद होगा, एक वो वायरल हुई थी आगरा की, शायद की कोई गोयल दंपत्ति, अग्रवाल दंपत्ति थी, आपको याद होगा, हवा देने की कोशिश कर रही थी। शुक्र करो वैलेंटाइन आसपास, शुक्र करो कि वैलेंटाइन आसपास नहीं था, वरना अगर वो फोटो वायरल होती ना, उनको मार के कहते चलो अंदर, तुम ये क्या कर रहे हो। हमने किताब में पढ़ा है, हमने इमरजेंसी के बारे में पढ़ा है किताब में, हमने, क्योंकि हम लगभग सब, मुझे लगता है एक ही उम्र के लोग हैं, कि इमरजेंसी में क्या हुआ था, बंटवारे के बाद लोगों ने क्या देखा था। आजाद हिंदुस्तान में अगर लोग लाइन में लगे ना, हमने वो फोटो देखे थे आजाद, जब लोग कैसे जान बचाने के लिए भागे थे, जब लॉकडाउन के बाद लोग कैसे लाइन में गए थे। आप लोग आपस में तय करो, दोनों पार्टी, चारों जितनी पार्टियां हैं, आपने ये मॉडल दिया है। आज की तारीख में अगर राहुल सिंह शेखावत जहां बैठा है, अगर उसको ये एतबार नहीं है, अगर कोई विपत्ति हो कि मैं यह सुरक्षित रह पाऊंगा, तो किसका मॉडल, किसका विकास, किसका राष्ट्रवाद, आपको तय करना पड़ेगा। और राजनीति करो, खूब करो, ठीक है, लेकिन 24 घंटे 365 इंटू 24 इंटू 5 ईयर राजनीति नहीं हो सकती है। प्रॉब्लम क्या होगी, राजनीति पहले चुनाव होते थे, चुनाव में जूत बाजार हुआ करता था, कोई दिक्कत नहीं, कपड़े छीटे होते थे। राजनीतिक दलों को इस कोरोना के बाद, चूंकि विषय वस्तु कोरोना है, आपको गृहभान में ईमानदार झांकना पड़ेगा। अगर आप ये तय कर रहे हो, अगर आप ये तुलना कर रहे हो कि साहब राजस्थान में कम मरे या वहां ज्यादा मरे, मेरे राज्य में मरे, योगी ने ये किया, दीदी ने ये किया, तो जितने लोग मरे हैं ना, जितने लोग मरे हैं उसके जिम्मेदार सरकारें हैं, बद इंतजामी है। आपने सपने जो पिछले 70 साल से दिखा रहे हैं ना, आप सारे 70 साल में रामराज, अश्विनी भाई आप भी निकाल लो अपना, 70 साल में 6 साल वाजपेयी जी का रामराज था, 7 साल 7.5 साल मोदी जी का हो गया, नीरज भाई बैठे हुए हैं, तीसरा टर्म है दीदी का, कांग्रेस से चुके नहीं है तो इसलिए उनका नाम नहीं ले रहा हूं। ईमानदारी से आत्म विश्लेषण करना पड़ेगा। आपको वोट चाहिए ना, लोग बचेंगे तो वोट मिलेंगे। हाँ मेरी व्यक्तिगत राय है, कोरोना के साथ तो जीना पड़ेगा। कैसे जीना है, अब ये नहीं हो सकता है कि आप कर्फ्यू लगाओ, सत्ताधारी दल के लोग आपके घर से बाहर निकले चाहे जो करें। राहुल जी थोड़ा सा मैं संशोधन करना चाहता हूं आपकी बात में, बीच में नहीं बोलना चाह रहा था। एक लाइन में बढ़ा रहा हूं, नंगा नाच इस लेवल का था, यहां तक राजनीति का लेवल क्या गिर चुका है। आपने पाबंदी लगा दी, उसके बाद आपका प्रशासन कहता है कि जो, मैं पार्टी का नाम नहीं ले रहा हूं,
ठीक है किसी का, उसके बाद प्रशासन कहता है कि पैकेट आपको बांटने हैं, पैकेट का टेंडर उसको दे रखा है, क्योंकि वो मतलब राजनीति कहीं तो छोड़नी पड़ेगी ना, कहीं तो छोड़े, जहां चुनाव है वो राजनीति कीजिए, अरे कहीं तो छोड़े राजनीति। मैं इतनी सी बात कहूंगा रिकेश भाई, और उसके बाद मैं थोड़ा सा माफी के साथ विदा लूंगा। मैं राहुल जी थोड़ा सा 2 मिनट का समय और दीजिए, आपको शो में जाना है दूसरे। मैं कहना चाहता हूं बहुत सी बातें आपने देश हित में कही, देश के लिए कही, अच्छी बातें कही आपने। अरे हम सब मगर भूल जाएंगे उसमें जो पिछली बार आपने सवाल उठाया था। भाई हम नीरज भूल भाई, आप जाएंगे। हमारे बीच में बोल के हमारा फ्लो खराब कर दे रहे हैं। आप ही बोल लीजिए, मैं नहीं बोलूंगा, मैं म्यूट कर ले रहा हूं। चलिए मैं म्यूट कर ले रहा हूं, भाई बोलिए। नहीं, पिछला आपका जो प्रश्न था उस पे भी जवाब चाहिए था, और राहुल भाई बोले हैं उस पे भी हमको बोलना है। और लगातार 2 प्रश्न एक ही बार हम नहीं जवाब दे सकते। देखिए राहुल भाई, आपने जो चीज बताया है बेशक बहुत सही आपने बताया है, कहीं से इसमें कोई भी काटने की बात नहीं है। अगर कोरोना की हम बात करते हैं, ओमिक्रॉन की बात करते हैं, तो देश में जब पहली बार आया था उसकी भी हम बात करेंगे ही करेंगे। और जो प्रधानमंत्री केयर फंड जो बना था, वह फंड किस लिए बना था? उस समय हमारे देश में ऑक्सीजन का 4600 मीट्रिक टन उस समय विदेश में भेजा जाना था। फिर जब दूसरा जब आता है टर्म, उसमें 9200 मीट्रिक टन बाहर भेज दिया गया था, जबकि हमारे सभी जितने भी एक्सपर्ट थे सभी ने बताया था। हमारे अश्विनी भाई साहब को जब भी बात मुद्दों की होती है तो तुरंत ही आ जाते हैं, कहां पर कि बंगाल में। आप लोग खुद ही ममता जी को एक प्रधानमंत्री से ऊपर बनाने में लगे हुए हैं, तो इसके लिए आप लोग बधाई के पात्र हैं। किसकी सरकार में कौन मरा कौन नहीं मरा महत्व नहीं रखता है। आपको भी सोनी भाई साहब, लखनऊ में आप भी हैं, लखनऊ में हम भी हैं, दोनों लोगों के बहुत से परिचित ऑक्सीजन के लिए गिड़गिड़ाते रहे, लेकिन सरकार बोलती थी कि ऑक्सीजन की कमी नहीं है। आपने कहा कि बंगाल में इतने ओमिक्रॉन निकल गए, उत्तर प्रदेश में नहीं निकले हैं। मैं बता दूं कहां कहां निकले हैं, कहां नहीं निकल रहे हैं। जहां भाजपा की सरकार नहीं है वहां पर तो आंकड़ा बहुत बेहतरीन निकल के आ रहा है। दिल्ली में निकल रहा है, राजस्थान में निकल रहा है, पंजाब में दिख रहा है, और वहां पर बंगाल में हम कमांड करने के लिए पूरा कर्फ्यू टाइप का माहौल किए हैं, तो वहां पर दिख रहा है। उत्तर प्रदेश में इतना बड़ा प्रदेश है, क्या यहाँ पर संजीवनी का छिड़काव हुआ है क्या? कि रैलियां हो रही हैं, रैलियों पे रोक नहीं है। बारात में 200 की गिनती पे आप लोगों का रूल रेगुलेशन फॉलो किया जाने का आदेश आ गया है, और 10 बजे से 11 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक इस इतने हड़कंपाती ठंड में कौन निकल रहा है 11 बजे से 5 बजे भोर में? बताइए आप। पहले आप रैलियों पे रोक नहीं लगाते हैं। मैं नहीं कह रहा हूं, उत्तर प्रदेश में अगर हूं तो उत्तर प्रदेश की बात करूंगा। आपने कहा हमारे योगी जी बड़े यशस्वी है, बहुत अच्छा काम किए, माँ ब्रिज हमारे बंगाल का लगाए, अभी जेवर का आपका एयरपोर्ट का हुआ तो उसमें चाइना का आ गया, अभी आपने देखा कर्नाटका का बांध का यहाँ पर बांध में बना रहे हैं। भाई साहब देखिए, हमारे और आप में तू मैं राजनीतिक होती रहेगी, लेकिन वर्तमान परिस्थितियों में विपक्ष उस समय भी बोलता रहा कि हमको खुला छूट दिया जाए फील्ड में उतरने के लिए, लेकिन अपनी पीठ थपथपाने के लिए क्या करते थे? महामारी एक्ट लगाकर विपक्ष में बैठा देते थे। भले ही बाद में महामारी एक्ट हटाना पड़ा आप लोगों को। तो आप लोग नैतिकता का पाठ में पढ़ा नहीं रहा हूं, नैतिकता के आधार पर काम करने की जिम्मेदारी उठाइए आप लोग, क्योंकि उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार है, देश में भाजपा की सरकार है। जब देश का मुद्दा आएगा, जब महामारी है, हमारे प्रधानमंत्री जी महामारी घोषित कराए थे इसको, और खुद ही नेतृत्व लेके चले थे। जब फ्लॉप हुआ 20 लाख करोड़ से ऊपर आ गए, तो क्या 20 लाख करोड़ प्रधानमंत्री केयर फंड से करीब आया था सिंह साहब, उस पे संसद में कहा गया है कि इससे प्रधानमंत्री से कोई लेना देना नहीं है, प्रधानमंत्री के नाम पर इस पे पैसा वसूला गया था। कितना दिया है उसका कोई डाटा इनके पास नहीं है, न ही जनता को बताएंगे, और उस पे फोटो प्रधानमंत्री जी का लगा है। तो ये भ्रष्टाचार है ना कि और क्या है? पीपीई किट की बात करते हैं कि उत्तर प्रदेश विश्व को सप्लाई, हमारा देश मर रहा है, प्रदेश की जनता मर रही है, और आप यहाँ पर विश्व में ही घूम रहे हैं कि हम विश्व में डंका बजा रहे हैं। यह नैतिकता नहीं होती है सोनी भैया। अगर आपका भाषण समाप्त हो गया हो तो अपने आप को म्यूट करिए और बीच में मत बोलिएगा, मेरा जवाब दीजिए। हम भाषण देते हैं और आप मंत्र पढ़ते हैं, आप मंत्र पढ़ते बस ओम बोल के आप चुप हो जाते हैं। हमारा भाषण होता है। म्यूट कर लीजिए अपने आप को, उसके बाद नहीं तो बीच में आप बोल देंगे, आपकी आदत तो है बीच में। आप म्यूट कर लीजिए। हाँ देखिए, हम लोग वाकई अभी हमारे पत्रकार मित्र राहुल जी कह रहे थे, और काफी चीजों को उन्होंने बहुत सही तरीके से वो विश्लेषण किया, और उसको सुनने वाली बात है। लेकिन कुछ विश्लेषण में वो लड़खड़ा भी गए कि भाई कभी कभी होता क्या है कि जब भाषण लंबा हो जाता है तो आदमी थोड़ा सा विषय वस्तु से भटक जाता है। देश में 100 चीजें हो सकती हैं, सबको मिलकर इसका सामना करना है,
और करना ही है। ये नहीं है कि नहीं करना, करना ही है। रही बात जो अच्छी चीज है उसको कहने में बुराई क्यों? जब हमको यहां पर उत्तर प्रदेश में माननीय योगी आदित्यनाथ जी कोरोना से ग्रसित थे, उसके बाद हर जिले का 2-2, 3-3 बार दौरा किए, सबसे जाकर पूछा राशन, आज आदमी को क्या चाहिए? राशन चाहिए, राशन उसके घर तक हम दे रहे हैं। आदमी को क्या चाहिए? दवाई हम दे रहे थे। और जो भयावह स्थिति थी, इससे कहीं हम लोग उसी पर चर्चा कर रहे हैं, उस भयावह स्थिति को उत्तर प्रदेश ने अपने यहां एकदम विकराल होने से बचा लिया। और बहुत यहां पर इसमें हमारे डॉक्टर, हमारे प्रशासन के लोग, ये सब लोगों की क्षमता थी जो बचा लिए। मैंने वही कह रहा था, इंफ्रास्ट्रक्चर में हम जो है केरल से बहुत पीछे थे। बाहर मैं नहीं जाता हूं, अमेरिका की बात करूंगा तो अमेरिका में अभी भी कोई गए थे कुछ लोग, सफेद झंडा ही, लाशों का अंबार ही दिख रहा था। लेकिन यहां पर हमारे कुछ पत्रकार भाई जो फोटो खींचकर और विदेशों में बेच रहे थे, ये भी काम हुआ है यहाँ। तो क्या करेंगे? यहां पर आपको राहुल गांधी यहां पर जो है हिंदुस्तान का बेड़ा गर्क करने में लगे हैं, जहां बेइज्जती हो जा कर देते हैं। तो वो यहाँ ऐसी भी चीजें हुई हैं। हम लोगों को मिलकर लड़ना चाहिए। कभी भी एक विपक्षी दल होने के नाते किसी दल ने ये नहीं कहा कि हम लोग मिलकर लड़ लेते हैं, कभी नहीं कहा कि हम साथ। हमेशा चाहे केंद्र सरकार की हो चाहे राज्य सरकारों की हो, टांग खिंचाई होती रही है। लेकिन आज जो सिंह साहब ने मुद्दा उठाया है, हमको उस मुद्दे पर भटक के राजनीति ज्यादा नहीं करनी है। ये क्यूमुलेटिव एफर्ट से अभी जो वेरिएंट है, जो विशेषज्ञ हमारे कह रहे हैं कि इन वेरिएंट में उतना खतरा नहीं है, लेकिन सबको अभी भी चेत जाना चाहिए, चाहे वो जो भी हो। मैं कह रहा हूं जो आम आदमी भी और राजनीतिक दलों को भी सोचना चाहिए, जिसमें हम और आप शामिल हैं, कि आज देश में जो स्थितियां पिछली हुई हैं, वो भयावह स्थिति, कोरोना बम जिसको कहा जाता था कि फट गया, फट रहा है, वो नहीं बनने देना है। क्योंकि आने वाले दिनों में हो सकता है कब कौन सा वेरिएंट नया जन्म ले जाए। ये जो लोग कहते हैं ना कि एक दूसरे के अंदर फैलते हैं तो अलग अलग रूप बदलता है, तो हो सकता है कि कुछ और हो जाए। तो आज भी अभी समय है हम लोगों के पास, हम लोग इससे बचाव कर सकते हैं। जी बस कुछ सेकंड बोलूंगा सिंह साहब, उसके बाद आप आगे बढ़ाइएगा। अश्विनी भैया बहुत अच्छा लगा, अगर यह बात विपक्ष बोलता ना तो बहुत अच्छा लगता, क्योंकि कोऑपरेशन की बात सरकार करती है और यहाँ पर विपक्ष पे अंगुली उठाते हैं। मतलब कि आप लोगों का जब सत्ता में रहेंगे तब भी विपक्ष से सवाल करेंगे, और विपक्ष में रहेंगे तब तो सत्ता से सवाल बनता ही बनता है। आप ये बताइए, उत्तर प्रदेश में रैलियां हो रही हैं, आपने रैलियों पे एक बार भी बोला है क्या कि रैलियां क्यों हो रही हैं? उत्तर प्रदेश में कोविड का अनुपालन के लिए नियम बनाया गया है, आपने बोला क्या? विपक्ष चाहता है कि आपके जो नियम बने जनता के लिए बने, प्रदेश और देश के लिए बने, उसमें साथ हैं। क्या विपक्ष ने आपके रैलियों पर विरोध किया है? न कि कोविड का अनुपालन करने के लिए। आप ये क्या बोलते हैं? जनता समझ रही है इस चीज को, हम लोग तो टीवी पे बैठकर बोल देते हैं, अपने अपने भड़ास निकाल देते हैं, लेकिन इसका जो है ना कंपैरिजन जनता कर रही है कि क्या आप बोल रहे हैं, हम बोलते हैं तो अच्छा लगता, क्योंकि आप सत्ता में है तो सत्ता से सवाल पूछा जाता है और संविधान से देश चलता है, किसी राजनीतिक दल से नहीं। राजनीतिक दल के लोग चुनकर जाते हैं वहां पर, तो संविधान बनाइए, कानून बनाइए, लेकिन कानून का अनुपालन सरकार को भी करना है, तभी जनता कर पाएगी ना। रैली में ले जाते हैं तो भीड़ है और बारात में जाता है, रैली में भीड़ नहीं है और बारात में भीड़ हो जाता है। यह कहाँ का संविधान है भाई साहब? ये बताइए ना। आपको सोचना चाहिए था ना। हाँ बिल्कुल सही। क्यों मोदी जी को मतलब एक मुख्यमंत्री से नीचे गिराने पर अब भी तुले हुए हैं आप लोग? देश के प्रधानमंत्री का कोई जिम्मेदारी नहीं है। डंका प्रसाद जी ने जिम्मेदारी डंका प्रसाद जी ने जिम्मेदारी लेकर कोरोना के मुंह में देश को झोंक दिया। वो जिम्मेदारी लेने की बजाय दूसरे पे अंगुली उठाते हैं। देश को बचा लिया। पहली बार देश के वैज्ञानिकों ने टीका बनाया जो साल भर के अंदर लगा दिया गया और देश को शमशान बना दिया। देश को शमशान बना दिया। आप लोग मजबूत नेतृत्व नहीं होता, झूठे का नेतृत्व है महाराज। इस पर देखिए बहस ओमिक्रॉन पे हो रही है। देखिए बहस यहाँ ओमिक्रॉन पे हो रही है, किसी सरकार पे नहीं, केंद्र सरकार से बात आप शुरू कर रहे हैं ममता जी पे कौन पहुंचा है? ममता जी पे हम पहुंचे हैं। देश के ममता जी देश की मुख्यमंत्री नहीं है।
ममता जी देश के मुख्यमंत्री नहीं, इनकी जिम्मेदारी नहीं होती है। अभी उत्तर प्रदेश में सुनिए प्रधानमंत्री हैं। हाँ, उत्तर प्रदेश में अभी चुनाव आयोग ने एक बैठक बुलाई, आप सभी दलों के लोग गए, किसी ने कहा चुनाव टाल देना चाहिए? हाँ, किसी ने तो कहा चुनाव टालना चाहिए? सुनिए क्या बोला गया, सुनिए क्या बोला गया, सुन लीजिए क्या बोला गया है, बता रहा। अरे भैया मैं भी भेजा था, क्या बोला गया? अरे क्या बोला गया था, उसका अनुपालन कराया है। चुनाव आयोग ने उस चीज को बोला है, चुनाव आयोग ने उस चीज को बोला है जो हमने बोलवाया है। हमने रैलियों पे रोक लगाने के लिए, आपको पता है कि सबसे पहले टाइम टीएमसी को मिला था निर्वाचन आयोग से मीटिंग का 4 से 4:10 में, हमारे प्रतिनिधिमंडल हमने ही भेजा था वहां पर। क्या बात करते हैं आप? आपको ये भी नहीं पता चुनाव नहीं होना चाहिए वहां पर, रैली रोकना जरूरी है। चुनाव मना कर देते भाई, रैली अपने आप खत्म हो जाती। चुनाव नहीं मना कर सकते, रैली को मना कर सकते हैं। हमारे संविधान में फेडरल ढांचे में चुनाव आयोग और सरकारों को इसे दहशत में तो डंका प्रसाद जी पड़े और आपका दिख ही रहा है। क्या बात करते हैं भाई साहब? ओमिक्रॉन फैल रहा है, आप लोग की रैली निकाल रहे हैं कि इससे की जनता को क्या इफेक्ट पड़ेगा, हमें कुछ बताएंगे आप? जी किससे सवाल है गीता जी? सर हम ये कह रहे हैं आपसे कि जिस प्रकार से रैलियां निकाली जा रही है, पार्टी अपनी अपनी रैली निकाल रहे हैं कि ये ओमिक्रॉन जो नया अभी कोरोना के 2 केसेस ऑलरेडी 2 साल पहले की, जैसे कि 2 बार कोरोना ऑलरेडी अटैक कर चुका है, तो तीसरी बार ओमिक्रॉन कर रहा है। तो इस बीच नेताएं जो है अपनी रैली कम करने के बजाय बढ़ा रहे हैं, तो उसमें आप क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए गीता जी, चुनाव एक लोकतंत्र का त्योहार है, लेकिन उससे भी ऊपर कोरोना का डर है और जनता को इसमें जो है सच्चाई यही है कि इसमें रैलियां कम होनी चाहिए, डिजिटलाइज होना चाहिए। लेकिन आज के दिन में हम लोग अभी देखिए, हमारे साथी थे नीरज जी, उनको अपनी चीजें मानने से मतलब नहीं है। आज देश में मैं कह रहा हूं कि हम लोगों ने जब दूसरी लहर में भयावह स्थिति गीता जी देखा, तो उस समय भारतीय जनता पार्टी ने वर्चुअल रैली शुरू किया था, और वर्चुअल रैली शुरू करने वाली पहली और आखिरी पार्टी शायद हम ही रहे। दूसरे लोगों ने उसका वो नहीं किया। लेकिन आज के दिन में जो आप कह रही हैं, मेरी समझ में, अगर हमारी व्यक्तिगत राय मानिए, पार्टी और इसकी ये सबको सोचना चाहिए। मैं सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता होने के नाते और उसके नाते, मैं एक देश का नागरिक होने के नाते मैं बात कर रहा हूं कि रैलियों में अगर अंकुश लगे, हर आदमी को आत्मचिंतन करके लगाना चाहिए, तो देश के लिए बेहतर है। सर सुनिए सर, अंकुश तो नहीं, लेकिन रैलियों का जो है कि आए दिन रैलियां बढ़ती जा रही है, तो उससे जनता एक साथ इकट्ठा होने से, भीड़ होने से, क्योंकि ऐसा होता नहीं कि कोरोना में कि कोई डिस्टेंस नहीं हो पाता है, तो क्या होता है भीड़ टक्कर में लोगों को इससे काफी नुकसान हो सकता है। तो आप लोग क्या कहना चाहेंगे इसमें? देखिए, अगर हम लोग सत्ता में हैं, अगर कुछ जनता के लिए अगर हम कहते हैं, तो उसका एक संदेश भी कभी कभी नेगेटिव चला जाता है। अगर इस चीज में आज के दिन में, मैंने शुरू के हमारे अपने वक्तव्य में हरकेश जी से हम यही बात कर रहे थे, और हमने कहा कि ये जनता का भी उतना ही कर्तव्य है जितना कि सरकारों का। अगर मान लीजिए, आप एक दूसरे परिप्रेक्ष्य में सोचिए कि हम सरकार में हैं या हम किसी राजनीतिक दल में हैं, विरोध में बैठे हैं, कहीं बैठे हैं, हम एक राजनीतिक रैली कर रहे हैं। अगर जनता को अपने जान का डर है, रैली में जाए ही नहीं, कैसे रैली हो जाएगी? ये भी तो दोनों तरफ की बात है, हम ले आ रहे हैं और नहीं आना है, दोनों दो चीजें हैं। तो जनता को भी, सरकारों को भी, सबको सोचना चाहिए और अगर इससे बचाव करना, क्योंकि देखिए हमारे यहाँ देश में सबसे बड़ी बीमारी जनसंख्या है। ये जनसंख्या अगर आप अगर अभी जहां पर हैं, यहां से अभी चिल्लाते हुए निकलिए बाहर अपने रूम से, सिर्फ कुछ नहीं, पकड़ो, देखिए आपके साथ कुछ कोई नहीं देखेगा, बाहर सड़क पर 25 लोग दौड़ जाएंगे, ये नहीं जानते हैं किसको पकड़ना है। तो हमारी भीड़ इतनी है कि रैली हो, एक मदारी हो, एक कोई कुछ बेचने वाला हो, हम भीड़ जुटा लेते हैं, भीड़ जुट जाती है। वहां पर हमको अपने एक जो है जो क्या कहते हैं कि हमको अपने सामाजिक दायित्वों का निर्वहन करने में आम जनता भी चूकती है, और उसका जब आम जनता चूकेगी तो राजनीतिक दल हो या कोई सामान बेचने वाला हो, वो उसका लाभ उठाएगा
और वो लोकतंत्र का जो त्योहार है चुनाव, ये हर साल होते रहेंगे और ये हर साल चीजें पाई जाएंगी। एक मिनट सर, कि जैसे कि कोरोना काल में लोग बेरोजगार हो गए हैं, लोगों को खाने के लाले पड़ गए, उसमें जनता के लिए क्या करना चाहिए कि सरकार को भी उनको राहत मिल सके? कहीं कहीं को खाने के लिए राशन नहीं मिल पा रहा, कहीं कहीं को रहने के लिए जगह नहीं है, उनके बेरोजगार जो लोग हैं वो घर पे बैठे हुए हैं, तो उनका क्या कहना चाहिए आप? देखिए, बेरोजगारी के पहले मैंने कहा सबसे भारी समस्या हमारी जनसंख्या है। आज के दिन में भारत सरकार हो, उत्तर प्रदेश सरकार हो या कोई भी राज्य सरकार हो, बाकी का तो मैं नहीं कह रहा, उत्तर प्रदेश में मैं रहता हूं, उत्तर प्रदेश का मैं जान रहा हूं, एक यूनिट पर 5 किलो राशन मिल रहा है आज के दिन में, और मार्च तक मिलेगा। 31 मार्च तक ये घोषणा पहले हो चुकी है कि हम देंगे। खातों में अभी कल तक हम लोगों ने डीबीटी के थ्रू खातों में पैसे हम भेज रहे हैं। हम लोगों ने लगभग 3 लाख करोड़ रुपए सरकार तो उत्तराखंड में भाजपा की है, तो नहीं, मैं उत्तराखंड में भी है, उत्तराखंड में भी नियम लागू है, मैं ये नहीं कह रहा हूं। क्योंकि मैं उत्तर प्रदेश में हूं, इसलिए मैंने उत्तर प्रदेश का एक उदाहरण दिया कि अभी डीबीटी के थ्रू इस सरकार में जितना पैसा हम लोगों ने भेजा है, सबसे बड़ी चीज है कि पिछली सरकारों में जो भ्रष्टाचार होते थे, जो लेखपाल और उसके लेवल पर पैसे लोगों तक नहीं पहुंचते थे, वो भारत सरकार में जब माननीय मोदी जी ने जनधन खाते खुलवाए या लोगों के खाते लिंक किए गए, तो आज हम डीबीटी में लगभग 3 लाख करोड़ रुपए पहुंचाने में कारगर हुए हैं, जो उत्तर प्रदेश से दिया गया है। तो और रोजगार की जहां तक बात है, देखिए ये बहुत ही कठिन समय 3 साल रहा, हम लोगों का ये तीसरा साल आ गया, कंपनियां बंद हुई हैं। अगर अब सरकार के सामने 2 चीजें हैं, जान भी और जहान भी। ये नारा प्रधानमंत्री जी ने ही दिया, जान पहले से चला आता है लेकिन प्रधानमंत्री जी ने उसको कहा, तो हमको जान भी बचाना है, ये जहान भी देखना है, जिससे ये हो सकता है कि भाई हमारी जो नौकरियां चली गई हैं, अब उत्तर प्रदेश में पहली बार स्किल मैपिंग की गई। सिंह साहब, स्किल मैपिंग, जो बाहर से प्रवासी लोग आए उनकी स्किल मैपिंग करके हम लोगों ने उनको रोजगार देने का काम किया, और 1,81,00,000 लोगों का हम लोग ओडीओपी से लेकर और हर जगह एडजस्ट करके उनको रोजगार देने का काम किया है उत्तर प्रदेश सरकार ने। तो रोजगार पर भी हम काम कर रहे हैं जी। क्या बोल रहे हैं जी? सर, मैं कहना चाह रही हूँ कि कहते हैं कि बेरोजगारी मतलब घट जाएगी, विज्ञापति निकलती रहेगी, लेकिन ये विज्ञापति कहाँ निकल रही है, कैसे निकल रही है, कुछ पता नहीं चल रहा है, नौजवान ऐसे ही भटक रहे हैं, तो कहाँ ये कैसा, मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा। नहीं, ये बात ठीक है, वो रोजगार की बात हम करेंगे, लेकिन अभी जो मुद्दा हमने उठाया है वो ये है कि जो रैलियों की समस्या है और ओमिक्रॉन के बढ़ते खतरे की जो समस्या है, अभी हम उस मुद्दे पे चल रहे हैं, क्योंकि हल्द्वानी से उनको जोड़ने का ये है मेरा विचार कि हल्द्वानी में ही अभी प्रधानमंत्री मोदी भी गए थे, हल्द्वानी में राहुल जी अभी आम आदमी पार्टी के रैली कर रहे हैं, और उस रैली के तुरंत आने के बाद ही कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, और सिर्फ वही भी पाए गए, तो वो भी पाए गए हैं, मनोज तिवारी पाए गए हैं, बाबुल सुप्रियो पाए गए हैं, प्रियंका गांधी अपने आप को आइसोलेट कर रही है। इसके अलावा बहुत सारे लोगों को समस्या आ रही है बिहार में, जो है डॉक्टर और नर्सेज संख्या जो है वो इस कदर बढ़ रही है कि वो विस्फोटक है। अनुमान यह है कि अगले 10 तारीख तक या 15 तारीख चिन्हित बीमार लोग लगेंगे, और ऐसी स्थिति में क्या होगा कि जब ये रिकॉर्ड, जो अनुमान, एक और अनुमान बता दूं, भारतीय डॉक्टरों का ही अनुमान है कि महीने के अंत तक पहुंचते पहुंचते कहीं ऐसा ना हो कि अमेरिका की तरह हम 10 लाख, 20 लाख और 30 लाख पहुंचने लगे, क्योंकि भारत की जनसंख्या में करोड़ है, 140 करोड़। तो ऐसी स्थिति में कि क्या ये खतरा नहीं है? फिर भी ये बात कहूंगा मैं कि लोग इकट्ठे हो जाते हैं, इस बात से लोग जिम्मेदारी हटा लेंगे अपने सर से, जो तमाम इलेक्शन कमीशन हो चाहे वो संविधान, हमारे संवैधानिक पदों पर जो लोग बैठे हुए इस ओर निगाह रखे हैं कि नहीं रखे हैं, इसी चर्चा के लिए मैंने आप सब लोगों को जोड़ा था।
और अभी भी चूंकि नेटवर्क की समस्या आ रही है बार बार बहुत ज्यादा, इसलिए डायरेक्ट बात हो नहीं पा रही, इसलिए स्विच हो नहीं पा रहा है। लेकिन फिर भी अश्विनी जी, जो आपने कहा ना कि सब लोग निकल आते हैं, आप कोई काम करिए, मदारी काम करते तो लेकर इकट्ठा हो जाते हैं। मदारी नहीं है, चुनाव मदारी पर नहीं, इलेक्शन में मदारी पर नहीं चल रहा है, रैलियां मदारीपन पे नहीं चल रही। अगर मदारी पर चल रहा है तो फिर तो ठीक है, फिर तो उचित है ना, जो हो रहा है वो सही है, होने दीजिए। समस्या यहां पर ये है कि चिंतित है बड़े बड़े डॉक्टरों के साथ, जब कहते हैं कि योगी आदित्यनाथ चिंतित है और मीटिंग करने जा रहे हैं बड़े डॉक्टरों के साथ कि क्या होने वाला है और इसको कैसे कंट्रोल किया जाए, अगले दिन रैली में निकल जाते हैं। यहां पर समस्या है। सिंह साहब देखिए, ये सवाल बार बार घुमाकर देखिए, जो मैंने कहा मदारी का एक हमने उदाहरण दिया, ये राजनीति मदारी नहीं है और न सत्ता मदारी है। ये एक एग्जाम्पल दिया कि को लोग इकट्ठा होते हैं, मैंने एक एग्जाम्पल दिया। तो क्या आपके हिसाब से, नहीं आपने सवाल किया, आप सिंह साहब मैं ये कह रहा हूं कि देखिए, क्या आपने जो कहा मैं उसको मानता हूं, एकदम सत्य कहा आपने, सही कहा। राजनीतिक दलों की जिम्मेदारियां हैं, चीजें ठीक हैं, अच्छी हैं, निर्वहन करना चाहिए। सत्ता में जो लोग हैं उनको उसका निर्वहन करना चाहिए, मगर क्या एक आम आदमी की कोई जिम्मेदारी नहीं है इस देश में? क्या हम सारी जिम्मेदारी सरकार के ऊपर ही टालकर चलेंगे? सवाल ये भी बनता है। सरकारें जिम्मेदार हैं, थी और रहेंगी, लेकिन आम आदमी पर सारी जिम्मेदारियां टालने से काम। सर मुझे आपसे क्वेश्चन करना था। प्रियंका गांधी ने अपने आप को आइसोलेट कर लिया है, तो इसमें आप क्या कहेंगे? अब अच्छा किया, उनको कोरोना है, अगर उनको हुआ है तो उनको आइसोलेट करना ज्यादा बेहतर है। वो आइसोलेट करना ही चाहिए, आइसोलेट, क्योंकि वैसे ही उनके अगर न जाने तो बेचारी लड़कियां बरेली में गिरकर घायल हो रही हैं, वो खुद घायल हो गई। यही हाल उनका झांसी में रहा है। झांसी में भी जहां जहां वो रैली कर रही है वहीं पर जो है कुछ न कुछ बवाल करा रहे हैं। इससे बढ़िया वो घर में रहे तो ज्यादा अच्छा रहे। तो सर हर बार मतलब सुनाई में आ रहा है कि हर रोज बढ़ती केसेस से लोगों को काफी 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 ज्यादा नुकसान हो रहा है, उस पे क्या कहेंगे आप? जब केस बढ़ेगा तो हाँ जी गीता जी, जब केस बढ़ेगा तो जरूर नुकसान होगा। और इसको अगर हम देखिए, अब सच बात यह है कि हमको अब कोरोना के साथ ही अपना जीवन जीना है, ये भी एक ध्रुव सत्य है, इसको मानना पड़ेगा, भले ही कोई जिम्मेदारी सत्ता पर डाले या विपक्ष पर डाले। मैं किसी राजनीतिक दल की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन हम आम जन को अब इस कोरोना के साथ जीने की आदत डालनी होगी, इसके प्रोटोकॉल पालन करने होंगे और इसी के साथ हमको रहना होगा, ये ध्रुव सत्य है।